धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस में ये प्रेस वार्ता के लिए आज ही सुबह ही कहा तो आप सब लोग यहाँ पे आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो आप देख रहे हैं, मेरे साथ बैठे हुए सरदार लाल दुबे जी, इस तरफ बैठे हुए डॉक्टर हरिकृष्ण जी, उस तरफ बैठे हुए सीनियर सिटीजन के वाइस प्रेसिडेंट जी, इस तरफ बैठे हुए युवा के प्रधान मेरे बीजेपी के विजय परोच। आज की जो प्रेस वार्ता है मेन इस बात की थी कि कल हमारी जो विधानसभा 3 मार्च से लेकर कल तक थी, जो 9 तारीख तक, उसमें विधायक का लेखा जोखा के बारे में वहां पे क्या हुआ, क्या बीच में बातें आई, किस में विधानसभा के बारे में मैंने वहां पे क्या बात की, और उसी के साथ उसी के बीच में अगर मैं इस को जोड़ के देखूं तो इस बात के लिए भी की कि इसके बीच में और क्या इवेंट हुए, जिसमें मुख्य एक तो इवेंट ये हुआ कि 17 तारीख को हाई पावर कमेटी जो थी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाई हुई, उसका एक दौरा कटरा में हुआ, और उसी के साथ 7 अप्रैल को अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका दौरा हुआ। मुख्यतः इस बात पे आपसे बात करनी है। मैं अगर कहूं तो सबसे पहले अगर मुझे जो इस बार टाइम मिला वहां पे अपनी बात रखने के लिए, तो मैंने सबसे जो कह सकता हूं कि मैंने जो मुद्दे उठाए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने ये उठाया कि कटरा जो एक जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना तो उसमें एक खामी रह गई। वो खामी ये थी कि कटरा को बेस कैंप नहीं माना गया। मैंने तो ये बात वहां पे रखी कि कटरा को बेस कैंप माने, और बेस कैंप मानने का मतलब ये है कि हम यात्री को फैसिलिटी देने में एड पार हो गया। एड पार का ये हो गया कि हमें मतलब कि जैसे यात्री को पानी 24 घंटे का मिलता है, साफ पानी मिलता है, इसी तरीके से बिजली की बात है, दोनों पे 24/7 की बिजली मिले। उस दृष्टि से मैंने ये कहा। और रही बात के पानी की जो यहाँ पे कमी है कटरा में, विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले भी मैंने मुख्य तौर पर ये लोगों से वायदा किया था अपनी विधानसभा से कि कटरा और कटरा के केडीए के जो पानी है उसको भरपाई की जाएगी। उसी के सिलसिले में मैंने एक कोशिश की थी कि चनाब से पानी आए। चनाब से पानी आने में कुछ हर्डल्स थी जिसमें मुमकिन नहीं था। अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि ये विधानसभा जब यहाँ पे मतलब चल रही थी तो मतलब कि पीएचई की डिमांड्स में मैंने मुख्ता फिर ये मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठाने के बाद मैंने एक प्रपोजल जो था वो दिया सरकार को कि जिससे अंश नाला, अंश रिवर आप कह सकते हैं, वहां से पानी अरनास से कटरा के लिए जहां आ सके, वो उसके लिए मैंने डीपीआर बनने के लिए कहा। और जब डीपीआर बनेगी तो उसका फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि पैसे कहां से आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने इस बात के लिए मुझे एग्री किया है कि कहीं भी दिल्ली में कहीं से भी पैसे लाने होंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी मेरे साथ ये वायदा मुख्ता तौर पर किया है कि ये पैसे सेंट्रल सरकार की तरफ से कहीं से भी वो आपको उपलब्ध होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने इस विधानसभा में खास तौर पे श्री माता वैष्णो देवी डिलिमिटेशन बनने के बाद पहली बार विधानसभा बनी माता के नाम पे, मैंने ये विधानसभा ड्राइव, यहाँ पे अल्कोहल का सेवन ना हो, यहाँ पे मदरा का और मीट का सेवन ना हो, जो स्टैंडिंग ये कहते हैं कि महाराजा के वक्त के ऑर्डर्स है जिसमें कहा गया है कि 16 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे शरीफ और मांस जो है वो प्रोहिबिटेड है। मगर इस विधानसभा से जो मुझे मोटे तौर पे है कि वो भागा में जो हमारी दुकान है वो बीच में फॉल करती है। ऐसे तो देखा जाए तो वो तो 20 किलोमीटर की दुकान पर है रोड के नाते, मगर मेरा ये मानना था और इस बात पे मैंने चर्चा की थी कि एरियल डिस्टेंस महाराजा के वक्त उस वक्त रोडें नहीं थी। ये एरियल डिस्टेंस का मतलब है वो 10 किलो का रेडियल डिस्टेंस है, इसलिए वहां से हटनी चाहिए। ये मेरा वहां पर मेन मुद्दा था वहां पे इसके लिए। तीसरा, इंटरमॉडल स्टेशन जो कटरा में आ रहा है, उस इंटरमॉडल स्टेशन में मतलब कि सरकार तेजी ला, कैबिनेट की तरफ से एक नोट जाता है, उसके बाद कंट्रैक्टर फाइनल हो चुका है। फर्स्ट फेज के लिए कंट्रैक्टर फाइनल हो चुका है। फाइनल होने के बाद उसको कंट्रैक्ट तभी मिल सकता है कि जब फाइनल जहां से एक नोट मंजूरी जो है वो हो, और मंजूरी से पहले कुछ डिपार्टमेंट्स के एनओसी होते हैं, वो तेजी लाने के लिए मैंने सरकार को कहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उसमें तेजी आई है। इसी के साथ मैंने अगर वहां पे बात की तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो मयूल मजदूर का जो मतलब हमारा केस था, उसी के तहत पे कि रिहेबिलिटेशन के लिए जो बात की थी उसमें 50,000 रुपए की बात थी कि 50,000 रुपया घोड़े वाले को दे के उसको मुक्त किया जाए। मैंने कहा ये बेइंसाफी है। इस बेइंसाफी को दूर करने के लिए मैंने कहा कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है, सरकार इसको रिविजिट करे। ये बात मैंने लेबर की डिमांड्स के वक्त मैंने रखी थी, जब लेबर्स की डिमांड्स में इस बात को रखने के बाद मैंने कहा था कि इसमें जो पहली पॉलिसी है उसमें यह है कि 50,000 पे 25,000 माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देगा और 25,000 जो है वो सरकार देगी।
मैंने कहा कि मिनिमम जो है वो 10 लाख रुपया होना चाहिए और 10 लाख में 5 लाख रुपया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दे और 5 लाख रुपया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ सरकार दे। और उसी के साथ जो पहले वाली रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उसमें मात्र उन्होंने घोड़े वालों को पिक किया, वो उनके लिए थी। मैंने कहा नहीं, ये पालकी वालों के लिए भी होनी चाहिए, मजदूर के लिए भी होनी चाहिए और पालकी के साथ साथ सब जो मजदूरी का वहां पे काम करते हैं, अगर उनको आप रिटायर करते हैं तो कम से कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनको 10 लाख रुपए का वहां मिलना चाहिए। इसी तरीके से मुझे जब मौका मिला, चीफ मिनिस्टर साहब की जब ग्रांट्स थी, उस ग्रांट्स में मुझे मौका मिला क्योंकि हाउसिंग डिपार्टमेंट उनके पास है। मैंने कटरा को कहा कि कटरा म्यूनसिपैलिटी बड़ी छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है, कटरा का बहुत भारी फैलाव हुआ है, ये इसकी काउंसिल बनने की जरूरत है। ये म्यूनसिपैलिटी को हटा के काउंसिल बनाने के लिए मैंने वहां पे ये बात की थी। और अगर मैं मुक्ता तौर पर बात करूं तो मैंने ये अपनी बात गवर्नर एड्रेस में भी कही और सरकार के पास भी कही, जिसमें मैंने ये कहा कि आईएमएस तो बन जाए, मगर आईएमएस इंटर मॉडल स्टेशन बनने के बाद जो कटरा की डेवलपमेंट का है वो एक नया दौर शुरू होगा और उस दौर में पुराना जो कटरा है वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि पिछला आने वाला आईएमएस की जो रोड से बाणगंगा तक वो उसकी तो जो विड्थ है वो 125 फुट की विड्थ है, वो 125 फुट से आईएमएस तक जाएगी और बाहर जाएगी। ये जो 6 लेन हमारी है, ये कॉरिडोर जो आईएमएस तक जा रहा है, उसके बाद जो मैंने ये कहा कि ये कंजेशन दूर करने की जरूरत है, हमें आईएमएस की रोड्स के साथ कंप्लीमेंट होना चाहिए होगा। कंप्लीमेंट करने के लिए एशिया चौक से लेके बाणगंगा तक की कंजेशन को दूर करने के लिए, वहीं ऐसी तरह से भूमिका मंदिर से लेके बस स्टैंड तक इसको दूरी करने के लिए, कंजेशन को दूर करने के लिए, इसी तरीके से हॉस्पिटल रोड को कंजेशन दूर करने के लिए मैंने सरकार को कहा कि वो उसके लिए काम करे। और जब तक ये कंजेशन दूर नहीं होगी, और मैं आपके हवाले से भी कह सकता हूं, आप भी इस बात के गवाह हैं, जब भी कटरा में रश होता है तो यात्री 3 किलोमीटर अपने सिर पे बोझा लेके आते हैं। वो बहुत शानदार, मतलब कि शर्मनाक वजह है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि कटरा की कंजेशन कैसे दूर होगी, तो क्या एशिया चौक से लेके बाणगंगा तक डबल लेन नहीं होनी चाहिए, ताकि एक रास्ता जाने का हो, एक आने का हो। यहाँ पे खूबसूरत तरीके से लाइटें नहीं होनी चाहिए, यहाँ खूबसूरत तरीके से मतलब के पाथ नहीं होने चाहिए। ये कंजेशन की बात जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वहां पे करता हूं और करता रहूंगा। इसी के साथ मैं एक धन्यवाद और देना चाहता हूं सरकार को। प्रसाद की स्कीम जो हमारी ठंडे बस्ते में पड़ गई, प्रसाद स्कीम जो थी वो हमें एक मिली थी सेंट्रल सरकार की तरफ से। 25 स्टेट में उन्होंने 41 जगहों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें एक माता वैष्णो देवी कटरा भी था, जिसको मतलब के फिर शुरू करने के लिए मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयास से ये खुलेगी स्कीम और यहां से जो है प्रपोजल खोलने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हामी भर दी और प्रपोजल दिल्ली के लिए भेज दिया है। और इसी बात के साथ साथ मैं अगर कहूं तो ये मुख्तर तौर पे ये सारे वो बिंदु थे जिस पे विधानसभा और बाहर की बात अगर मैं कहूं जिस पे बात हुई है। और इसके अलावा अगर आपके कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। हाई पावर कमेटी के साथ मिलने के बाद आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या वहां पे जब हाई पावर कमेटी के साथ लोग मिले? बिल्कुल ठीक आपने कहा। हाई पावर कमेटी जो थी उसके मिलने के लिए हमें सब लोगों को टाइम दिया था हाई कमेटी में, जिसमें रियासी के कुलदीप दुबे जी एमएलए वो भी गए थे अपने तौर पे वफद के तौर पे, एक मैं भी गया था और एक नागसा भी गया था। हमने जो वहां पे बात रखी वो मतलब कि कटरा की बेहतरी के लिए रखी और कटरा की डेवलपमेंट के लिए रखी हमने। और अगर मैं कहूँ, मुझे आइडिया था कि शायद ये बात वहां पे आएगी और मतलब के अगर आप कहें तो उसमें हाई पावर कमेटी मतलब के रोपवे की बात अगर आप मैं कहूँ तो आप स्टेट में रोपवे की बात कह रहे हैं और रोपवे का क्या डिस्पोजल है वो हम सबको पता है। रोपवे क्या है कि मेरे साथ अगर आप कहें तो मेरे साथ एक वफद और मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेर सिंह जी की मार्फत, जिन्होंने ये कहा कि आप रोपवे को ऊपर से लगाए, जरूर से जाके लगते। और बड़ी सीधी सी बात है कि रोपवे के लिए हमने जो सुझाव दिए वो ये सुझाव दिए थे कि रोपवे होने के बाद में लोगों में जो शंका है कि कटरा में क्या स्थिति पे हम आ जाएंगे, मैंने वो कंसर्न्स के बारे में बात की थी। अगर कंसर्न के बारे में बात की थी तो मैंने ये उनसे सुझाव में अपने में ये कहा था, कंसर्न एंड सजेशंस रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इन तारापुर। मैंने कहा आप रोपवे जो लगा रहे हो, लोगों में अंदेशा है कि वहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटी करें, वहां पे आपके होटल बनेंगे, वहां पे आप कमर्शियल के साथ साथ वहां पे सारी चीजें करेंगे, इसकी वहां पे आप मनाही होनी चाहिए।
अवॉइड कमर्शियल और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन ताराकोट, द मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी इन दी ताराकोट भी शुड बी अवॉइड। मैंने कहा एक तो वहां पे कमर्शियल आप कुछ ना करें, दूसरा लोगों में ये एक बात है कि वहां पे आप बहुत बड़ी एक मतलब के कार पार्किंग बना रहे हैं जिससे कटरा का सारा बिजनेस वहां पे चला जाएगा, आप उसको अवॉइड करें। मैंने उनको ये तश्कील की थी। इसी के साथ मैंने कहा था रोपवे शुड ऑपरेट विद इन ए फिक्स टाइम फ्रेम। मैंने कहा कि ये टाइम इसका होना चाहिए। रोपवे टिकट शुड बी इशूड ओनली टू पिलग्रम विद वैलिड यात्रा पर्ची। मैंने ये कहा था कि जो यात्रा पर्ची है उनको, जब यात्री अपने आप को रजिस्टर कटरा में करा चुका हो तो उसके बाद उसको पर्ची मिलनी चाहिए, ताकि कि ऑनलाइन आप ना करें। और इसी के साथ मैंने उन्हें कहा था कि टोटल नंबर ऑफ दी रोपवे जो आप, एक तो मैंने कहा था टाइम फ्रेम में कि आप 8 घंटे से ज्यादा ना इसको चलाएं। 8 घंटे के बाद मैंने कहा था कि आप 5000 यात्री को से ज्यादा को वहां पे आप इसको इजाजत ना दें कि 5000 से ज्यादा के लोग वहां से जाएं। इसी तरीके से मैंने कहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खासतौर पर जो रोपवे लगा रही है इसमें प्रेफरेंस हो कि यहाँ के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं उनको आप नौकरी देने की बात करें। और इसी के साथ जुड़ता हुआ पॉइंट जो मैंने रिहेबिलिटेशन की बात की, मैंने कहा जी इसी के साथ घोड़ा पिट्ठू मजदूर पालकी वाले का जो जुड़ता है इस पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्या करे कि इसकी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को क्लियर करे और इसमें कम से कम 10 लाख रुपए आप दें। इसी के साथ मैंने वाइडनिंग ऑफ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेमेंट बालगंगा टू मिल्क बार कहा था कि इसको आप वाइडनिंग करें। और इसी के साथ प्रायोरिटी दर्शन पर श्री माता वैष्णो देवी, इसी के तरीके से ये मैंने मोटे तौर पर ये सारी बातें रखी थी जिससे कि कटरा को आने वाले वक्त में कम से कम नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को एजुकेट करना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट जो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट से ही सारी बातें आगे चलेंगी। और डेवलपमेंट होने के साथ साथ एक जैसे कहते हैं ना गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का निज़म है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है मगर उस परिवर्तन के साथ साथ कई सारे फायदे होते हैं जो हमको बाद में नजर आएंगे। ये जो पैरामीटर्स मैंने उनको कहे, अगर इन पे सारी चीजें ठीक हो जाए, यात्री 5000 से ऊपर ना जो भेजे, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में कटरा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फायदा होने वाला। रोपवे जो आज का जो बिड टेंडरिंग हुआ है ना, ये टेंडर होने के बाद जो है वो ताराकोट से होगा। ताराकोट से जो है वो वहां से जाएगा। उसका मतलब कि जो आपने ताराकोट बस स्टैंड जिसे आप कह सकते हैं, हेलीपैड कह सकते हैं कि जहां से आपको मूव करना है वो संसद के लिए, और जिसका काम भी लगा हुआ है वो ताराकोट से लेकर संसद तक। अभी बात करेंगे लॉरी अड्डे की। लॉरी अड्डे 31 मार्च 2025 को टेंडर होता है और पर्ची बढ़ाई दी जाती है, तो ड्राइवर सड़कों पर भी आए, काफी मीडिया का भी सहारा लिया, तो कहीं ना कहीं आप उनके आगे ना दिखे, तो इसके बारे में क्या? ये बड़ी एक सीधी सी बात है कि जब भी सरकार की तरफ से जब भी कोई रेट हाइक करने हो तो उसमें एक सेट प्रोसीजर ये है कि पब्लिक को डिमांड्स आप देते हैं, मतलब उसको पब्लिसिटी करते हैं और पब्लिसिटी करने के बाद रेट रिवाइज होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि आप कितनी रिवीजन कर सकते हैं, आप हाइक कितनी कर सकते हैं, और हाइक का एक पैमाना है। 100 रुपए का आप 110 कर सकते हैं, आप ये कहें कि 100 रुपए का 300 रुपए करेंगे, ये मतलब कि निहायत ही गलत है। और इन्होंने क्या किया कि वो सब चीजों को बिना बताए हुए, बिना नोटिफाई किए हुए, बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए और खासतौर पे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस लिए हुए उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी। और जब मेरे संज्ञान में टैक्सी वाले मेरे पास आए, बिनहाल रूट वाले मेरे पास आए, रेट मतलब कि यहाँ ऑटो यूनियन वाले मेरे पास आए, और खास तौर पे जो लोग ट्रैक्टर चलाते थे जिनका मात्र 30 रुपए का 300 रुपया कर दिया था, 10 गुना किया था, ये लोग सब मेरी जब आए तो मैं हैरान हो गया कि ये इन्होंने किया कैसे। और करने के बाद मैंने अपनी तरफ से फिर एक प्रेशर बिल्ड किया। प्रेशर बिल्ड करने के बाद म्युनिसिपल कमेटी ने मेरे रेफरेंस से एक चिट्ठी वहां पे लिखी, और इसी तरीके से यहाँ के एसडीएम महोदय ने भी मेरे रेफरेंस से एक चिट्ठी सरकार को लिखी। और चिट्ठी लिखने के बाद मैंने जो डायरेक्ट बात थी, आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटर हमारी डायरेक्टर साहबा है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास चार्ज है। फिर डायरेक्टर साहबा से जब मैंने बात की तो डिटेल में बात करने के बाद ये निष्पक्ष मैंने उनसे कहा कि ये लोग सड़कों पे आएंगे और उनके साथ बलदेव शर्मा भी वहां पे होगा, ये पूरी तरह पर इसको आपने ठीक करने की जरूरत है। और मैंने कहा था कि मात्रा 20% या 15% इसको हाई करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डायरेक्टर महोदय, मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने उस बात पे गौर किया और गौर करने के बाद इसको ठीक किया। पत्री वाली वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आपकी, पत्री की जानकारी। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे किसी ने पूछा काम के लिए तो मैंने उनको ये कहा आप जो बयान देख के आपको दिखाया गया है ना, वो शॉर्टकट में दिखाया गया है। पूरा अगर बयान आप देखेंगे तो आप पूरी बात समझ आएगी। पत्री का मतलब ये है कि मैं घर से जब निकलूं तो ये देख के जाऊं कि मैं जिस स्थान पे जा रहा हूं वो डेवलपमेंट का स्तर क्या है, वहां पे मिडिल स्कूल है कि नहीं,
वहां पे हाई स्कूल है कि नहीं, वहां पे किस चीज की जरूरत है, और जहां पे जो एरिया वंचित है डेवलपमेंट के इलाके से, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो पत्री का कहने का मतलब ये है कि वो पत्री देख के जाने का मतलब कि वहां की डेवलपमेंट उस पैमाने पे की जाए। वो थोड़ा सा किसी ने काट के कहीं गलत कर दिया। पूरी अगर मेरी वो वीडियो आप देखेंगे, वो सीधा सा मैसेज है। देखिए आप कह रहे हो माई पावर कमेटी के आप जो आपने बातें बताई, इसमें ये लग रहा है कि रोकने लगे तो ये सारा कोर्ट के लगेगा आप, बस इतना ही फर्क है। आप संघर्ष समिति मैंने इतना ही फर्क है। मैंने अपने इलेक्शन से पहले भी कहा है कि डेवलपमेंट के बात पे कोई मेरा मतलब कि झुकने की बात नहीं है, और बाद में मैंने ये कहा, और आज हम सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। वो रोपवे लगनी ही लगनी है। उस रोपवे से कम नुकसान किस कटरा को हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो बिंदु मैंने आपके सामने रख दी है। डेमोक्रेटिक वे है ये, किसी का, हर आदमी को अपना हक है कि वो अपने तरीके से जो करना चाहे वो करे, उसमें किसी को मनाही की बात ही नहीं है। सर लॉरी अड्डे की अभी आपने बात की, तो आपने बोला कि स्टेक होल्डर्स को बीच में बिठा के बात करनी चाहिए थी। वैसे ही जैसे डेवलपमेंट आपने एक मेमोरेंडम सौंपा है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, क्या स्टेक होल्डर से बात हुई है? रोपवे को लेकर क्या स्टेक होल्डर से बात हुई थी? पहले तो विषय ये है कि रोपवे तो मैं हिस्सा नहीं हूँ। रोपवे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लग रही है, सपोर्ट लग रही है। मुझे स्टेक होल्डर्स को लेकर मैंने तो बात कर दी, ये सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, सड़कों के चौड़ी करने के लिए बिल्कुल मैंने अपने तौर पे अपने साथियों के साथ सब अपने से बात की है। और उसके अलावा भी एमएलए बनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास वकालतनामा इस बात का कि मैं यहाँ के लोगों की कार्रवाई कर सकूं, यहाँ की पैरवाई कर सकूं, और जो मुझे ठीक लगता हो मैं अपने साथियों से उस बात के लिए मशवरा करूं। और मशवरा करने के लिए सड़कें खुली होनी चाहिए। मैं इसी के सिलसिले में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब जगमोहन साहब यहाँ कटरा, मतलब कि जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना, तो आप मेरे ख्याल बुजुर्ग जो मेरे हैं इनको पता होगा कि उस वक्त जो मेरे कटरा का बाजार था वो 8 फुट का था, किसी जगह 12 फुट का था। तो आज कुछ दिन 32 फुट हो गया। आज अगर मैं कहूं तो लगता है कि उस 32 फुट की जगह 40 फुट हो गया होता तो और अच्छा था। ये सड़कें जब खुली नहीं होंगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा हाल वही हो जाएगा जो आज पहाड़गंज कटरा का हाल। कोई आदमी आईएमएस बनने के बाद कटरे का सारा विकास नीचे की तरफ होगा। मेरी एक बार ही टूटेगी दुकान, टूटे से मेरा नहीं टूटेगा। मेरा तो, मैं एंट्री पॉइंट पे हूँ, बसेरा आउटर टूटेगा सबसे पहले तो मुझे टूटेगा, मेरा एएमआर टूटेगा। टूटने के बाद मेरी उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ये अंदाजा लगाने की जरूरत है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आप मीडिया का बड़ा रोल है यहाँ पे टाउन में, सब जगह होता है। आप भी अपनी तरफ से गाइड करें लोगों को, आप भी इस तरीके की न्यूज चलाएं कि जिससे लोगों को ये लगे एक बार कटेगा मगर बार बार परमानेंट के लिए हमें फायदा इस बात का होगा। वैल्यू उसकी बढ़ेगी जिसकी जमीन कितने होगी, जिसकी पूरी दुकान ही हो जाएगी, उसकी वैल्यू, उसके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई प्लान है आपके? जब खुला होता है तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन प्लान होता है। रिहैबिलिटेशन के साथ साथ, जैसे मेरे साथी ने ये बात कही, मोटे तौर पर अगर किसी की पूरी दुकान जाती है तो गवर्नमेंट उसको रिहैबिलिटेट करती है। रिहैबिलिटेट करने के बाद उसको ले जाती है। अगर मेरी दुकान 30 फुट की है तो 5 फुट कटेगी, तो उसमें मुझे मुआवजा जरूर मिलेगा। जमीन का तब मिलेगा कि अगर मैंने पहले लिया नहीं होगा, और स्ट्रक्चर का मुआवजा मुझे मिलेगा। ये है रिहैब, ये जो चौड़ीकरण की बात है, ये मुझे आप बताइए, आप खुद फैसला कर लीजिए। आप, मेरी आज हॉस्पिटल की रोड है, क्या आप अंदर से अपने आप को पूछिए कि वो ठीक है? मतलब आजकल वहां मैंने 20 बात देखा है वहां पे, जब मतलब कि वो गाड़ी आती है वहां पे तो पेशेंट अंदर लेके जाती है, वैन तो बाद में वापस आती है, आधा घंटा वहां पे लगता है। ये चौड़ीकरण होना, ये सारी चीजें होनी, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसको होने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। सर असेंबली में 28 विधायकों पे एक महराज पर एक भारी पड़ रहा है, उसको क्या? कोई भारी नहीं पड़ रहा है। वो महराज पलक अकेला नहीं है, वो महराज पलक एनसी का टूल है। अगर आप तरीके से देखें, वो हमारे साथ पहले दिन बैठा था तो उसने कहा था चीफ मिनिस्टर को कि मुझे उधर ले जाओ। चीफ मिनिस्टर ने दूसरे दिन उसकी कुर्सी जो थी, आपने देखा होगा, वो चेंज हो गई थी। वो टूल है, वो सरकार करवा रही है। आप ये समझे तो वो एनसी की वकालत कर रहा है। और उसने तो हद कर दी, जाते जाते तो उसने पीडीपी के साथ भी पग्गा ले लिया एनसी के कहने पे। उसको आप ना समझे, और मुझे कहना नहीं चाहिए, वो विधायक चुना है लोगों ने, पता नहीं किस बात का करके वो आता है, ये परमात्मा जाने। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जहाँ पर असेंबली में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की गई रंधावा जी द्वारा, क्या इसकी निंदा करते हैं? नहीं, 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 नहीं,
निंदा आप बात की बात सुनिए, मैं तो ये कहता हूं कि महाराज मलक को डेवन से देखिए कि वो क्या क्या उसने हम 28 लोगों को गधा बोला है, सुना आपने कि नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए ना पहले। मैंने तो रंधावा जी का बयान देखा नहीं ना, मैंने सुना, जी ने कहा कि हाँ, मैंने नहीं, वो रंधावा जी उसका उत्तर देंगे। अगर मैंने कोई बात करी अन पार्लियामेंट्री तो उस बात का मैं उत्तर देने के लिए आपके सामने हूं। बाकी उसको भूल जाइए आप, ये जो मतलब कि महाराज मलक की बात कर रहे हैं उसको भूल जाइए। कल जब शुरू हुआ तो पठानिया साहब के साथ आप ही खड़े थे, तो क्या बात हुई, क्यों ऐसी धक्का-मुक्की हो गई? मुझे कुछ नहीं आप पता, भी कुछ बोल रहे थे उनको। वो गाली निकाल रहा था इन मतलब होलसेल जिसे आप कह सकते हैं, और गालियां जब निकाल रहा था उसने हमें देखा नहीं था कि हम खड़े हैं साइड पे, तो उसी बात पे लिए हम नहीं भड़के, बाकी लोग जो थे वो भड़क पड़े। हमने कुछ नहीं किया वहां पे, बाकी लोग भड़क पड़े। सर ये कैसे कुछ बात देख सकते हैं आपकी तारापुर मार्च नहीं करेंगे, हालांकि